अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करने जा रहे हैं एमडीकेट 2022 के हवाले से। वो स्टूडेंट जो एमडीकेट 2022 में अपियर होने जा रहे हैं उनको एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे और इस जनरल गाइडलाइन में उनकी तरफ से पूछे गए कॉमन सवाल, वो स्टूडेंट जो बार बार सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो उनके कॉमन सवालात के जवाबात जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम देने जाएंगे। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो पहला सवाल स्टूडेंट की तरफ से जो कॉमनली पूछा जाता है वो है पीएमसी सिलेबस के हवाले से कि सर पीएमसी का जो सिलेबस इस वक्त जो अवेलेबल है वो 2021 के एग्ज़ाम के लिए है। क्या 2022 में अपियर होने वाले स्टूडेंट का सिलेबस जो होगा वो अलग होगा? तो हम अगर अभी से तैयारी करना चाहे तो हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब आपके सामने ये है कि बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सिलेबस जो अवेलेबल है पीएमसी की तरफ से वो है 2021 का, और जो 2022 में जो सिलेबस आएगा वो 2021 से मुनफरिद अलग हो सकता है। तो अब हम किस सिलेबस को फॉलो करें? तो याद रखिएगा 2022 का सिलेबस आएगा ना, वो फाइनल एमडीकेट से 2 महीने पहले आएगा या 1 या 1.5 महीना पहले भी हो सकता है। तो क्या उस वक्त आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे? क्या उस वक्त तैयारी शुरू करेंगे? 2021 के सिलेबस में मेनली कॉमन टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनके बगैर एंट्री टेस्ट का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। फोर्स इन मोशन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 2021 के सिलेबस को आप बिल्कुल जो है वो फाइनल समझ के आप फॉलो करें और फाइनल एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीने पहले जब पीएमसी अपना 2022 का सिलेबस जो इशू करेगा तो उसमें 2021 से जो अलग अलग टॉपिक हों, जो मुनफरिद टॉपिक हों, आप उनकी तैयारी कर लेना, तो आपके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिलहाल आपने 2021 के सिलेबस को पूरा फोकस करना है, उसी के हिसाब से जो है वो तैयारी करनी है और फाइनल एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले जब जो अलग टॉपिक आएंगे, जो 2021 से अलग टॉपिक होंगे, जो एडिशनल टॉपिक होंगे, फिर आपको उन्हीं पर टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि बकिया टॉपिक जो कॉमन टॉपिक्स होंगे दोनों के वो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके होंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब था। अब स्टूडेंट की तरफ से जो अक्सर सवाल पूछा जाता है, सर विच टेक्स्ट बुक शुड बी फॉलो? हम कौन सी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें? अब यहाँ 2 एक्सट्रीम किस्म के जो है वो राय पाई जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं पंजाब बुक को फॉलो करें, कुछ कहते हैं बस पूरा फेडरल बुक को फॉलो करो, कुछ कहते हैं केपीके बोर्ड को फॉलो करो, कुछ कहते हैं बलोचिस्तान बोर्ड को फॉलो करो, कुछ कहते हैं कि भाई हम सिंध बोर्ड को फॉलो करें। तो अब कौन सी बुक को फॉलो करें? क्योंकि नेशनल लेवल का जो है वो एमडीकेट जो है वो आप देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि 90% चाहे वो सिंध बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, केपीके बोर्ड हो या बलोचिस्तान बोर्ड हो, 90% टॉपिक इन तमाम बुक्स के जो है वो क्या है? सेम है। ये बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बस अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ा रहे होते हैं और एक दूसरे को सिर्फ कंफ्यूज करने का काम करते हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो फेलियर होते हैं, बात सॉरी टू से, वो बच्चे जो एमडीकेट में फेल हुए हैं ना, वो अफवाहें उड़ाने में सबसे सारे फेरिस्त होते हैं क्योंकि उनको अपने फेलियर को क्या करना होता है? कवर अप करना होता है। अपने फेलियर को, अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी होती। वो कहीं ना कहीं जो है वो पीएमसी के ऊपर जो है वो बलि डालने की कोशिश करेंगे या मानते हैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ टॉपिक थे तो सबके लिए थे। तो यहाँ यह है कि आपने अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। आपने जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अभी सिर्फ सिंध बोर्ड पर जो है वो आप फोकस करें। पंजाब वाले हैं तो पंजाब पे, केपीके वाले हैं तो केपीके पे, और बलूचिस्तान बोर्ड वाले हैं तो बलूचिस्तान बोर्ड को आप क्या करें? फोकस करें। फिर उसके साथ साथ आपने फेडरल बोर्ड के उन टॉपिक्स को कवर करना है जो इन बुक से क्या है? मुख्तलिफ हैं। अब अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर सिंध बोर्ड की बुक में है और फेडरल बोर्ड की बुक में है तो क्या ज़रूरी है कि फेडरल बोर्ड की बुक से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा जाए? आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या है? आपका क्लियर है, चाहे वो सिंध बोर्ड से हो, पंजाब से हो, केपीके से हो। तो बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसी तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट के आपको ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता है तो क्या ज़रूरी है कि फेडरल बोर्ड की बुक से जो वो इन चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया जाए? नहीं। तो आपने अपने बोर्ड की जो है वो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर फेडरल बोर्ड के उन टॉपिक्स पर या उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपने नज़रसानी करनी है जो आपके अपने बोर्ड की बुक में नहीं लिखा हुआ, ताकि आपका 90% काम तो आपकी अपनी बोर्ड की बुक कवर कर देगी। रिमेनिंग 10% जो होगा वो आपने क्या करना है? रिमेनिंग 10% जो है आपने क्या करना है? फेडरल बोर्ड की बुक से क्या करना है? कवर अप करना है।
तो रिमेनिंग 10% जो है आपने फेडरल बोर्ड की बुक से क्या करना है, कवर अप करना है। अब ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बुक्स थी कि भाई आपने अपने बोर्ड की बुक को कवर करना है और रिमेनिंग जो 10% वाली जो अनोखी अनोखी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो फेडरल बुक से उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, निकालने हैं, ताकि वो एमसीक्यू में आप कवर अप कर सकें। फिर बच्चों की तरफ से सवाल आता है विच एमसीक्यू बुक शुड वी फॉलो। अब टेक्स्ट बुक का तो सर आपने बता दिया, अब हम प्रैक्टिस के लिए कौन सी एमसीक्यू बुक को हम फॉलो करें। तो सबसे पहले आपको नेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे पीएमसी पैट सीरीज़। पीएमसी पैट सीरीज़ में तकरीबन 8 से 10 हज़ार के करीब एमसीक्यू जो हैं वो अपलोडेड हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पीएमसी में किस टाइप के सवाल आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट उन एमसीक्यू को रट्टा मारना शुरू कर दें, लेकिन उन एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पीएमसी पास पेपर 2021 में जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे उन्होंने कुछ देखिए बहुत सारे अनऑथेंटिक जो है वो सवालात भी उन्होंने जो है वो मिक्सअप कर दिए बच्चों ने, लेकिन जो ऑथेंटिक अगर आपको पास पेपर के सवालात को एमसीक्यू मिलते हैं उस पर भी नज़रसानी करनी है। इसी तरीके से सिंध बोर्ड वाले जो बच्चे हैं या पंजाब वाले हैं या किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के पास पेपर इजीली नेट पर अवेलेबल होते हैं, आपने उनकी तैयारी करनी है। इसी तरीके से एनटीएस पास पेपर में बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको अगर कुछ प्रैक्टिस के लिए सीरीज़ चाहिए हो, बुक सीरीज़, तो डॉगर सीरीज़ जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फरीदी सीरीज़, कारवान सीरीज़, या ए लेवल के एमसीक्यू जो कॉन्सेप्चुअल हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ओ लेवल के एमसीक्यू भी। तो ये तमाम ऑर्डर को फॉलो करना है, ऐसा ना हो कि आप इस ऑर्डर पे अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, भाई पहले इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है, फिर इसको देखना है, ये सब कवर हो जाए तो फिर इस पे आना है। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट इन चीज़ पे फोकस कर लो फिर बाद में इन चीज़ों को फॉलो करने का टाइम ना हो। तो ये आपके सामने जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं तो इन बुक्स के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंध बोर्ड टीचिंग के एमडीकेट के रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो इन तमाम एमसीक्यू का जो निचोड़ होगा, याद रखिएगा, पीएमसी पैट सीरीज के एमसीक्यू, पीएमसी पास पेपर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, एनटीएस पास पेपर, डॉगर सीरीज, फरीदी सीरीज, कारवान सीरीज, ए लेवल और ओ लेवल एमसीक्यू, तो इन तमाम एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपके रजिस्टर्ड ग्रुप में हो जाएगी। तो आपने इसके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बाकायदा इन तमाम एमसीक्यूज़ पर फोकस कर रहे होते हैं और इनमें से जो अच्छे सवालात होते हैं जो हमें मालूम होता है कि एमडीकेट 2022 में अपीयर हो सकते हैं, तो वो सारे आपको टेस्ट की फॉर्म में, लेक्चर्स की फॉर्म में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन तमाम बुक्स को हम पूरा समराइज करके उनके तमाम एमसीक्यू का निचोड़ आपको प्रैक्टिस हम करवा देंगे। तो वो स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं वो इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसी तरीके से हाउ मच स्टडी इज रिक्वायर्ड टू क्लियर एमडीकेट, एमडीकेट क्लियर करने के लिए या एमडीकेट में अच्छा स्कोर लाने के लिए भाई कितनी घंटे स्टडी की ज़रूरत है, कितना स्टडी करें, ये बड़ा कॉमन सवाल है। तो भाई सबसे पहले बात जहन में रख लो, स्मार्ट स्टडी इज रिक्वायर्ड। आपकी स्टडी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर स्मार्ट स्टडी क्या है, तो वो स्मार्ट स्टडी मैंने ऊपर बता दी। पहले अपने बोर्ड की बुक को अच्छा सा आपने उसके ऊपर कमांड हासिल करना है, फिर फेडरल बोर्ड की बुक को आपने उठाना है और उनके उन पॉइंट्स पर नजरसानी करनी है जो आपकी बुक में नहीं थे। अब अगर आपको अपने ही बोर्ड की बुक की तैयारी नहीं की हुई और आप डायरेक्ट फेडरल पे जा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात आपके अपने बोर्ड की बुक में लिखी हुई है जो फेडरल में नहीं लिखी हुई। तो पहले तो आपने अपने बोर्ड की बुक पर क्या करनी है, ग्रिप करनी है, और ग्रिप करने के बाद ही आप फेडरल पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार फेडरल बोर्ड में ये बात लिखी हुई, मेरे सिंध बोर्ड में या मेरे पंजाब बोर्ड की बुक में ये बात नहीं लिखी हुई। तो ये कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब बेवकूफ़ वाली स्टडी क्या होगी, डायरेक्ट फेडरल बोर्ड से आते हैं सवाल, फेडरल बोर्ड से पेपर आते हैं, ये आते हैं, वो करके इतना पैनिक वो क्रिएट करेंगे कि वो 2-2, 3-3 साल तक इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, टेस्ट ही क्लियर नहीं होता। अच्छा स्कोर तो दूर की बात, टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रहा होता। तो एक बार ध्यान में रखिए, स्मार्ट स्टडीज रिक्वायर्ड। डेली 2 आवर्स बिफोर बोर्ड एग्जाम, अगर आपका सेकेंड ईयर के बोर्ड के एग्जाम है तो साथ साथ आपने अलग से 2 घंटे आपने रखने हैं जिसमें आपने एमडीकेट की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करना है, वरना एंड में आप बहुत रोलोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद सिर्फ आपके पास 1 से 1.5 महीना होता है। लास्ट टाइम जो था वो पूरा 1 महीना था। तो मुझे बताओ 1 महीने में क्या आप इतनी सारी चीज़ें हज़ारों की तादाद में एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकेंगे? जवाब है नहीं। तो वो तो कंफर्म समझ लो नाकामी थी। अभी से आपने 2-2 घंटे स्टडी करनी है और आफ्टर बोर्ड एग्जाम 10 आवर्स डेली। बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, इसके बाद ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम के बाद भी आप 2-2 घंटे पढ़ें। बोर्ड एग्जाम के बाद फिर तो 10-10 घंटे स्टडी आपने कम से कम करनी होती है, लेकिन 2 आवर्स अभी से आपने टारगेट रखना होगा डेली बेसिस पर।
फिर इसके बाद बच्चे से सवाल पूछते हैं, सर इन विच फील्ड एंट्री टेस्ट इज कंपलसरी। सर हम क्या सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं? तो बेटा बहुत सी फील्ड हैं जिसमें एंट्री टेस्ट की ये जो प्रिपरेशन है ये काम आती है, और एंट्री टेस्ट जो है वो बहुत सी फील्ड में जो है वो कंपलसरी होता है। मिसाल के तौर पर एमबीबीएस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बीडीएस में, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एंट्री टेस्ट आपने देना पड़ेगा। डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, फार्मडी बैचलर ऑफ साइंस, ये वो फील्ड हैं जिनके अंदर अपीयर होने के लिए आपने एंट्री टेस्ट हर हाल में आपने देना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो ये वो फील्ड हैं। तो यहाँ जो एमडीकेट की जो हम बात करते हैं, ये जो एमसीक्यू टेस्ट की जो हम बात करते हैं, ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं है, ये बहुत सी फील्ड में यही प्रिपरेशन जो है वो काम आती है। चाहे वो बीएस नर्सिंग के एग्ज़ाम हो, उनमें भी एंट्री टेस्ट होता है। तो कॉमन चीज़ है, लेकिन सबसे जो टफ मुश्किल तरीन जो होता है एंट्री टेस्ट, वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीडीएस और एमबीबीएस में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जितनी भी फील्ड आती हैं उनका एंट्री टेस्ट जो होता है इन फील्ड्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको जो है वो कॉमन सवालात के जवाब मिले। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी सवाल हो एमडीकेट के हवाले से, ईकेट के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि ये होगा कि हम उन सवालात को देखकर अगली वीडियो में फिर उनके जवाब हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।